हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। सो हियर आई स्टार्ट। तो एग्रीकल्चर, जैसे कि आपको पता है, एक मेन स्ट्रे है हमारी इंडियन इकोनॉमी की। और एग्रीकल्चर का अराउंड 65 to 70% हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है फॉर देयर लिवलीहुड। और अराउंड 22% जीडीपी इंडिया की कंट्रीब्यूट करता है। और डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, मतलब एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है रॉ मटेरियल्स का। और जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उन सब में रॉ मटेरियल की डिमांड रहती है, जैसे कि फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, या फिर वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो एग्रीकल्चर इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है वो 2.4% है पूरे वर्ल्ड का। और अराउंड 14% नेशनल जीडीपी इंडियन इकोनॉमी की डिपेंड करती है। और 11% एक्सपोर्ट होता है। इंडिया का जो रैंक है वो वर्ल्ड वाइड 2 है इन फार्म आउटपुट, हैविंग 177.9 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। उसके बाद एग्रीकल्चर जब हम करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप ग्रोन होती हैं इंडिया में, जैसे कि खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है। खरीफ क्रॉप मोस्टली समर क्रॉप कहते हैं, और या फिर मानसून क्रॉप को। रबी क्रॉप स्प्रिंग हार्वेस्ट और विंटर क्रॉप कहते हैं रबी क्रॉप्स को। और मेजर क्रॉप्स जो इंडिया में ग्रोन होती हैं, जैसे कि फूड क्रॉप, राइस, व्हीट, मेज़, मैलेट, बार्ले, ये सब। क्रैश क्रॉप जो होती हैं वो जूट है, कॉटन है, शुगर केन, ऑयल शीट्स, रबर, ये सारी होती हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स भी होती हैं, जैसे कि पाम है, कोकोनट है, काजू है, कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे कि आपने समझ ही लिया है कि एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है प्राइमरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, इन सारी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको पता है, सेक्टर्स के बारे में पता है। तो आपको ये बात पता होगा कि प्राइमरी जो सेक्टर है हमारे इंडिया में वो एग्रीकल्चर है। बिना एग्रीकल्चर के कोई भी रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर एक मेन सोर्स है रॉ मटेरियल का, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी इंडिया के इकनॉमी के लिए। सो हम अलाइड एक्टिविटीज़ पे आ जाते हैं अब एग्रीकल्चर के। अलाइड एक्टिविटीज़ हॉर्टिकल्चर है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी फार्मिंग है, फिशिंग सेक्टर्स है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, सेरिकल्चर है। तो अब एक एक करके हम लोग इन पे आ जाते हैं। लाइव स्टॉक मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कि डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्म है, डोमेस्टिक एनिमल फीड प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ काउ डंग केक थ्रू एनिमल वेस्ट। देन हाउस होल्ड बेस्ड अगर आप देखें एलाइड एक्टिविटीज़ तो निटिंग है, स्टिचिंग है, वीविंग, एम्ब्रॉयड्री, बेकिंग, फ्लोर माइनिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला है हॉर्टिकल्चर। जैसे कि आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर जो है वो एक मेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है नेशन पे। हॉर्टिकल्चर सबसे पहले कहते किसको हैं? हॉर्टिकल्चर मतलब प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इन सबको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। उसके बाद जैसे आपको पता है कि एरिया इट इवॉल्व्स इंक्रीजिंग द एरिया एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मिंग लैंड, जिससे टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट जो है एग्रीकल्चर का वो रेज हो, ताकि जो इनकम है, स्टैंडर्ड है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, पीपल जो फार्मर्स हैं उनका भी इंक्रीज़ हो। ये एक मेन सोर्स है और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फार्मर्स को। इंडिया का जो रैंक है वो सेकेंड नंबर पे है इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। चाइना के बाद हमारा ही नंबर आता है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो होते हैं एक इंटीग्रल एलिमेंट होते हैं फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द कंट्री। एंड ये बहुत सारे वेरियस सेगमेंट प्रोवाइड करते हैं, सब सेगमेंट, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, एरोमेटिक, हर्बल प्लांट्स, फ्लावर्स, स्पीसीज एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। आपको पता है कि कोई भी अगर क्रॉप उगाई जाती है कहीं भी, उसके लिए जो सूटेबल क्लाइमेट होता है वो होना ज़रूरी है। तो जिस टाइप के भी सूटेबल क्लाइमेट इंडिया में, क्लाइमेटिक जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रॉपिंग भी होती है। गवर्नमेंट जो है इंडिया की हैज़ रिकॉग्नाइज हॉर्टिकल्चर क्रॉप को एक मीन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर में इको फ्रेंडली मैनर में थ्रू इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ लैंड एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें इफ़िशिएंट रिजल्ट्स भी मिलेंगे।
और ये बहुत ही अच्छा यूथ के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जो एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, वो एक एजेंसी है जो प्रमोट करती है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के एंटरप्रेन्योरल जो एक्टिविटी है उनको। नाउ कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं हॉर्टिकल्चर में जो कि एसोसिएटेड हॉर्टिकल्चर से। पहला ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जो कि सेटअप किया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और ये ऑटोनॉमस सोसाइटी के अंदर आता है, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, जिसमें मैंडेट है कि आपको प्रमोट करना है डेवलपमेंट इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर एज वेल एज हेल्प करना है कोऑर्डिनेट करने पे उनको प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि डेवलप करना हाई क्वालिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फार्म, और डेवलप करना पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथन करना मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम को, और प्रमोट करना कंजप्शन ऑफ फ्रूट वेजिटेबल इन फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फॉर्म। जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें रिसर्च कंडक्ट की जाती है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी, ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी और यूटिलिटी। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। फ्रूट प्रोसेसिंग सेक्टर से पहले हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स देख लेते हैं। फ्रूट इंडिया में जो फ्रूट एंड वेजिटेबल बास्केट है, फ्रूट एंड वेजिटेबल बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है, और इंडिया जो है वैरायटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल होल्ड करता है। आपको जैसे कि पता है कि अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ फ्रूट्स इंडिया में पाए जाते हैं और वेजिटेबल्स, तो वो एक यूनिक पोजीशन है। उसके बाद मेजर जो फ्रूट क्रॉप्स होती हैं इंडिया में, जैसे कि मैंगोज़ है, ग्रेप्स है, एप्पल, एप्रिकॉट है, और लीची, पपाया, आपने सबने देखा ही होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी इंक्लूड होता है। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मुलेशन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन के। पहला है लेइंग डाउन मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर सर्टेन की एग्रीकल्चर कमोडिटी, एंश्योर करने के लिए फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर फार्मर्स, कि कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए। पहला काम तो ये है कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ क्रॉप फेलियर। जिस टाइम पे क्रॉप फेलियर हो जाती है ड्यू टू डर्ट या फिर किसी भी नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से, तो उस टाइम पे क्रॉप का इंश्योरेंस भी स्कीम प्रोवाइडेड की गई है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन। और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो कि मेन सेंट्रल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स के लिए। नेक्स्ट कुछ फंक्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के, जैसे कि फ्रूट है, वेजिटेबल्स एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, फूड ग्रेन माइलिंग इंडस्ट्रीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशिंग प्रोसेसिंग, और स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ एज वेल। उसके बाद आपको जैसे कि पता है फूड प्रोसेसिंग का मेन एम जो होता है वो यही होता है कि फूड मोर डाइजेस्टेबल, न्यूट्रिशियस हो और एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ हो। और फूड प्रोसेसिंग एक लार्जेस्ट सेक्टर है जो कवर्ड करता है एक्टिविटीज़ हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग। जो मिनिस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिकेट करती है बहुत सारे सेगमेंट जो कि मैंने आपको भी बताए हैं, ठीक है। कंज्यूमर फूड्स इंक्लूडिंग पैकेज फूड, बेवरेज फूड, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे फूड जो प्रोसेसिंग सेक्टर्स हैं, ये सब कुछ जैसे कि आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं सब कुछ एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फूड प्रोसेस भी कहाँ से होगा। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यही चाहती है कि अच्छा फूड और एक प्रॉपर फूड मिले सबको। नाउ नेक्स्ट वी कम टू फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फ्लोरिकल्चर जो है वो फ्लोरिकल्चर मतलब जिसमें हम ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फ्लावर्स का प्लांटेशन करते हैं। रीसेंट ओरिजिन थ्रू द ट्रेडिशनल जो फ्लावर कल्टीवेशन है वो बहुत सारी सेंचुरी से होते आई है, ठीक है। क्योंकि फुल फ्लावर कल्टीवेशन आज पहली बार तो हो नहीं रही है, ये ट्रेडिशनल है।
बहुत सालों से पहले भी होती थी। सेवरल स्कीम इससे रिलेटेड इनिशिएट किए गए गवर्नमेंट के थ्रू, इसको प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए जो हमारा फ्लोरिकल्चर सेक्टर है उसको। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल फ्लोरिकल्चर इज़ वन सच स्कीम जो कि इम्प्लीमेंट करती है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल फ्लोरिकल्चर का, वो है इम्प्रूव करना प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रेडिशनल एज वेल एज कट फ्लावर थ्रू एबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल एंड ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ठीक है, इम्प्रूव करना प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी फ्लावर्स की, और दूसरा इम्प्रूव करना ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी कि वो अच्छा ग्रो कर पाए साइंटिफिकली। मतलब फ्लावर को जो हम ग्रो करते हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न फ्लावर ग्रो होते हैं, लेकिन साइंटिफिकली अगर उनको हम ग्रो करेंगे तो हर सीज़न में वो अवेलेबल होंगे, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल में किया जाता है। और प्रमोट करना कि ऑफ स्प्रिंग प्रोडक्शन भी हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ फ्लावर्स हर अपने सीज़न के अकॉर्डिंग ग्रोन होते हैं, लेकिन ऑफ सीज़न प्रोडक्शन भी हो, इसको भी प्रमोट किया गया। और जो क्वालिटी है फ्लावर्स की उसको भी प्रोटेक्ट की गई कल्टीवेशन के थ्रू। नेक्स्ट जो है वो है कि हर्बल प्लांटेशन भी होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है मेडिकल और हर्बल एरोमेटिक प्लांट्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे फ्लोरा में, और एक रॉ मटेरियल है जिससे जो कॉस्मेटिक है, फ्रेगरेंस है, या फिर फ्लेवर जो इंडस्ट्री है, या फिर फार्मेटिकल जो इंडस्ट्री है, इनको हेल्प मिलती है। आपको पता है हर्बल बहुत सारी हर्बल मेडिसिन मिलती हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए भी एक अलग से बोर्ड बनाया गया जिसका नाम है नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड। तो ये डेवलपमेंट के लिए है ऑफ मेडिकल प्लांट सेक्टर जो है हमारी कंट्री में। नाउ वी कम टू एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी सेक्टर है हमारी इन सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग, डेयरी। ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ, मतलब बहुत सारे मिलियन जो रूरल फैमिलीज़, आपने देखा होगा जो रूरल एरिया में फैमिलीज़ हैं वो सारे क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री उनका प्रोफेशन होता है, और डेयरी ये सब होता है। तो ये बहुत सारे लोगों को प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। जो डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग का या फिर फिशरी का, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही आते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैटर रिलेटेड जो भी लाइफ स्टॉक से प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उनके प्रिजर्वेशन, उनके प्रोटेक्शन, किस तरह से स्टॉक्स को इम्प्रूव किया जाए, डेयरी में किस तरह से डेवलपमेंट हो, ये सारा सब कुछ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, और जो बोर्ड है ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड लोकेटेड है आनंद, गुजरात में। प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है जो कि सेटअप हुआ था 1987 में। और उसके बाद NDD नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो बोर्ड है, उनका यही प्रमोट प्लान है कि वो ऑर्गेनाइज़ करें प्रोग्राम, अलग अलग प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं डेवलपमेंट ऑफ डेयरी एंड अदर एग्रीकल्चर बेस्ड अलाइड एक्टिविटी। डिपार्टमेंट जो है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशिंग, ये सब सेवरल स्कीम इन्होंने निकाली हैं ताकि इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट हो लाइफ स्टॉक कंट्री में। लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम भी 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और प्रीमियम जो है इंश्योरेंस का वो सब्सिडाइज है टू द ट्यून 50% बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और रेस्ट प्रीमियम जो है वो बेनिफिशरी के उसमें है। अब हम आ जाते हैं फिशरी सेक्टर पे। फिशरी एंड एक्वाकल्चर सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज्ड है एज अ सनशाइन सेक्टर एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश का, जो कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 5.54% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। फिशरी एंड एक्वाकल्चर एक सनशाइन सेक्टर है, आपको पता ही है, इंडियन एग्रीकल्चर का। उसके बाद ह्यूज एक्सपोर्ट होता है, आपको पता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी इससे इंक्रीज़ होती है, एक बिग सोर्स है, और एक स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ सब्सिडीज इंडस्ट्रीज़ हैं, और जो सोर्स है बहुत सारे लोगों का इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो पॉपुलेशन है। कहीं कहीं आपको पता है फिशर, कहीं कहीं जो हमारी इंडियन स्टेट है जहाँ पे फिशिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ पे फिशिंग से ही वो अपना इनकम जनरेट करते हैं, और इंक्रीजेस फूड सप्लाई, जनरेटिंग एक्यूरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और रेज करता है न्यूट्रिशन लेवल को। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशिंग एक मेन अथॉरिटी है डेवलपमेंट ऑफ फिशरी इंडस्ट्री इन इंडिया।
Ministry of Food Processing Industry, another main agency responsible for sound growth of fishing processing segment in India. नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आपको पता ही है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग होती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जिसमें फार्मर और कंपनीज ओरल या फिर रिटन एग्रीमेंट कर लेते हैं, कंडीशन डिसाइड कर लेते हैं प्रोडक्शन और मार्केटिंग से रिलेटेड ऑन द ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ नहीं है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है फार्मर और कंपनी के बीच में कि हम उगाएंगे और आप लेंगे इसको, और मतलब कि ताकि जो प्राइस में फॉल इन जो होता है अगर वो हो भी जाए तो हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस मेंटेन लिखा होगा उसी में हम आपको देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर हैज़ कंसिडरेबल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ, फार्मर की टर्म्स में है एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, क्वालिटी इनपुट और मार्केटिंग सपोर्ट भी उनको मिलता है थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फर्म्स फॉर प्रोडक्शन सपोर्ट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। जो भी उन्हें प्री डिटरमाइंड प्राइस पहले से डिटरमाइन किया हुआ जो प्राइस है उसी में देंगे। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया है सिंपल सी लैंग्वेज में। नाउ वी कम टू सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में हम लोग आ जाते हैं। सेरिकल्चर एक मेजर सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर्स। ठीक है, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है यहाँ सेरिकल्चर सेम है। सेरिकल्चर एक मेन एग्रो बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्री है। सेरिकल्चर का मतलब है कि मास स्केल में हम जो रेयरिंग करते हैं, सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं। सेरिकल्चर इज़ एन एग्रो बेस्ड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। ठीक है, जिसमें आपको पता ही है कि बहुत सारे हमारे यहाँ सेक्टर्स हैं जिसमें लेबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेबर मेन रोल प्ले करते हैं। तो वैसे ही सेरिकल्चर में भी लेबर बेस्ड इंडस्ट्री है ये। और मेजर एक्टिविटी जो कि इवॉल्व होती है सेरिकल्चर इंडस्ट्री के वो जैसे कि है कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म, फूड प्लांट, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, रीलिंग ऑफ द कोकोन्स फॉर अनबाइंडिंग द सिल्क फिलामेंट्स, और भी अदर पोस्ट कोकोन्स प्रोसेस सच एज ट्विस्टिंग, डाइंग, वीविंग, प्रिंटिंग एंड फिनिशिंग। ये सारी चीज़ें सेरिकल्चर के अंदर आती हैं। देयर आर सेवरल सेंट्रल कुछ इससे स्कीम्स भी रिलेटेड हैं ताकि प्रमोट किया जाए डेवलपमेंट ऑफ सेरिकल्चर सेक्टर्स को, थ्रू विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अंडरटेकिंग डिफरेंट इंडस्ट्री, जैसे क्रिएशन करना सेरिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट करना नर्सरीज एंड फार्म, एक्सपेंड करना प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये सारी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेक करती हैं कुछ सर्टेन डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि क्रिएशन ऑफ सेरिकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, डेवलपमेंट करना नर्सरीज एंड फार्म को, और प्लांटेशन जो एरिया उसको एक्सपेंड करना, प्रोवाइड करना टेक्निकल नो हाउ इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ कोको, स्किल और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाना। सेरिकल्चर जो मैंने आपको बताया सब वही है। और इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे है रॉ सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सिल्क का जो हाई वैल्यू बट लो वॉल्यूम प्रोडक्ट है, अकाउंटिंग फॉर ओनली 0.2% ऑफ द वर्ल्ड टोटल टेक्सटाइल प्रोडक्शन। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मास स्केल पे यहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन होता है। सो थैंक यू वेरी मच, और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक समझ में आए। थैंक यू सो मच।